नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग इथेन के बारे में जानेंगे, अर्थात इथेन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चूँकि पिछले क्लासों में हम लोगों ने मीथेन गैस की बनाने की विधि और उसके गुणों के बारे में पढ़ा है और ये सभी के सभी एल्केन के अंतर्गत आता है, अर्थात एल्केन बनाने की विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। और उस ग्रुप का जो सबसे मेन कंपाउंड है वो मीथेन और इथेन है। तो विशेष करके इन दोनों कंपाउंड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। तो इस प्रकार से यहाँ इथेन के बारे में हम लोग थोड़ा जाने। ये इथेन है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 होता है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3, चूँकि एक रेशियो होता है यहाँ उसके एटम के वास्तविक संख्याओं का जो रेशियो है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। ये रेशनल फॉर्मूला इसका हो जाता है CH3। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, अर्थात संरचना सूत्र। और यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन है। जब यहाँ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला खींचते हैं तो यहाँ ये कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार ये कार्बन भी यहाँ 4 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये सभी के सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और जो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा वो सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इथेन के संरचना सूत्र में कि जो भी सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड इधर से है और फिर ये 4 सिग्मा बॉन्ड इधर से है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। अर्थात जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो 4 नया समतुल्य ऊर्जा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण इस अणु की जो रचना है वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर हम लोग खींचते हैं कि कैसे यहाँ इथेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये इथेन गैस का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इस सब पर एक हाइड्रोजन आ जाता है। अब यहाँ पर कार्बन, तो ये इथेन गैस का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इथेन गैस का एक तरह से ये इंट्रोडक्शन हुआ कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 होता है। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ जो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ये इसका रेशनल फॉर्मूला हुआ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। और यहाँ टेट्राहेड्रल ये इथेन गैस का स्ट्रक्चर है। अब फिर इथेन बनाने की विधि पर हम लोग चलते हैं कि कैसे इथेन को बनाया जाता है। पिछले क्लासों में हम लोगों ने मीथेन गैस के बनाने की विधि और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। जो एल्केन का अलग अलग सदस्य है तो यहाँ लिखेंगे मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेन, अर्थात इथेन बनाने की विधि। कुछ विधियां इसमें पहले ही जैसा है जिसके द्वारा हम मीथेन बनाए हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग से है। चूँकि एल्केन बनाने की जो समान विधियां हैं उन सभी का उपयोग करते हैं तो उसमें एक दो रिएक्शन ऐसा आ जाता है जिससे मीथेन तो बन सकता है लेकिन इथेन नहीं बन सकता है। इसलिए इसको हम अलग अलग लेकर के चल रहे हैं। पहले मीथेन बना है, अब यहाँ इथेन। तो यहाँ इथेन बनाने की एक पहला विधि है फ्रॉम
इथाइल हैलाइड, अर्थात इथाइल हैलाइड से भी इथेन को बनाया जा सकता है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इथाइल हैलाइड on reduction with Zn and HCl gives ethane। अर्थात जब इथाइल हैलाइड का अवकरण जिंक तथा HCl के द्वारा किया जाता है तो इथेन प्राप्त होता है। यहाँ इथाइल हैलाइड हुआ C2H5X, इसका रिडक्शन करते हैं अर्थात इसमें हाइड्रोजन जुटता है और यहाँ Zn और HCl के द्वारा इसका हम अवकरण करते हैं तो यहाँ पर C2H6 बनता है और यहाँ HX हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ चूंकि दो हाइड्रोजन जुट रहा है तो यहाँ 2 दे देते हैं, तो इस तरह से पूरी तरह से अब बैलेंस भी हो जाता है। ये इथाइल हैलाइड है। जब इथाइल हैलाइड का अवकरण हम जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा करते हैं तो हमें इथेन गैस प्राप्त होता है और हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है। इससे पहले रिएक्शन में भी यहाँ मिथाइल हैलाइड लिए थे तो यहाँ मीथेन प्राप्त हुआ था। अगर यहाँ इथाइल हैलाइड लिए हैं तो यहाँ इथेन प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ प्रोपाइल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ प्रोपेन हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो विधि है संपूर्ण एल्केन बनाने की विधि है, इस तरह से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं RH, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ता है Zn और HCl के द्वारा तो यहाँ RH बनता है। तो जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप अलग अलग डालेंगे यहाँ पर हमें एल्केन प्राप्त होता चला जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसके द्वारा हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सभी बना सकते हैं। अगर इथेन बनाना होगा तो यहाँ इथाइल ग्रुप डालेंगे, प्रोपेन बनाना होगा तो यहाँ प्रोपाइल ग्रुप डालेंगे, अगर हमको यहाँ ब्यूटेन बनाना है तो वहाँ पर ब्यूटाइल ग्रुप को आसानी से डाल करके यहाँ पर हम ब्यूटेन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इथेन गैस बनाने की ये पहली विधि है जो इथाइल हैलाइड से प्राप्त होता है। अर्थात इथाइल हैलाइड का जब हम अवकरण जिंक और HCl के द्वारा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है इथेन। फिर अब इसकी दूसरी विधि है जो इथाइल अल्कोहल से है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दूसरी विधि में फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से भी हम इथेन को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ C2H5OH और यहाँ HI के साथ यहाँ रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री C को जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको यहाँ इथेन प्राप्त होता है, फिर वाटर प्राप्त होता है और यहाँ I2 गैस प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जब इथाइल अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री C पर जब गर्म करते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इथाइल अल्कोहल से भी इथेन को बनाया जा सकता है। अब इसे हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि वहाँ 2 आयोडीन है इसलिए हम सीधा यहाँ 2 देते हैं तो हाइड्रोजन इधर 6 2 8 हो जाता है और यहाँ 6 2 8 यहाँ हाइड्रोजन है ही। तो अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ हम एसिटल्डिहाइड से भी बना सकते हैं तीसरी विधि में फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। ठीक उसी प्रकार से जब एसिटल्डिहाइड को हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री C पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ इथेन गैस प्राप्त हो जाता था। इससे पहले जब मीथेन बना रहे थे तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल लिए थे, अब यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिए थे, लेकिन एक एक कारण बढ़ता चला जाएगा। अगर हम यहाँ इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो इथेन बनता है, प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे तो यहाँ प्रोपेन बनेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिए थे तो मीथेन बना था,
एसिटल्डिहाइड लेंगे तो इथेन बनेगा, प्रोप्योनल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ प्रोपेन बनेगा। इस तरह से एक एक कार्बन को हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ठीक ऊपर वाला जो रिएक्शन कहता है ठीक उसी तरह से यहाँ एसिटल्डिहाइड को हम यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ यहाँ रेड पी अर्थात लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री ताप पर जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बन जाता है इथेन, फिर वाटर और फिर यहाँ I2 गैस बन जाता है। तो फिर इस प्रकार से यहाँ इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, 5 है और 6 2 8 है। तो यहाँ अगर हम 4 देते हैं, यहाँ अगर 2 देते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ 4 4 8 हो जाता है। तो इस तरह से अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री ताप पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इथेन गैस प्राप्त होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर और आयोडीन गैस प्राप्त हो जाता है। अगर हमको यहाँ प्रोपेन बनाना होगा तो यहाँ प्रोप्योनल्डिहाइड लेंगे, ब्यूटेन बनाना होगा तो ब्यूटेनल्डिहाइड ले लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कंपाउंड हमें प्राप्त होता चला जाता है। फिर अब यह चौथी विधि में कहता है एसिटिक एसिड से, फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक इसी प्रकार से एसिटिक एसिड को हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ यहाँ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री से टेम्परेचर पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ हमें इथेन प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है और आयोडीन गैस प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ एक ही है तो यहाँ हम सीधा 2 देते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाता है 6 4 10, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 होगा, तो यहाँ 6 आयोडीन है तो यहाँ पर हम 3 दे देते हैं। अब इस तरह से पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। ये तीनों रिएक्शन जो इथेन बनाने का है वो एक ही तरह का है, जिसमें दूसरा में कहता है यहाँ इथाइल अल्कोहल से, फिर तीसरा है एसिटल्डिहाइड से और चौथा है एसिटिक एसिड से। तो जब यहाँ इथाइल अल्कोहल को हम HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो इथेन बनेगा। ठीक उसी प्रकार से एसिटल्डिहाइड से भी यहाँ इथेन बनेगा और यहाँ एसिटिक एसिड से भी यहाँ इथेन बन जाता है। ये कंपाउंड हो जाता है एसिटिक एसिड। फिर ये है एसिटल्डिहाइड और ये इथाइल अल्कोहल है। जैसे जैसे हम कार्बन को इसमें एक एक करके बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें अलग अलग यहाँ एल्केन ग्रुप प्राप्त होता चला जाएगा। अगर यहाँ प्रोपियोनिक एसिड रखते हैं तो यहाँ प्रोपेन प्राप्त होगा, अगर हम प्रोपियोनल्डिहाइड रखते हैं तो यहाँ प्रोपेन प्राप्त होगा, ब्यूटेनल्डिहाइड रखते हैं तो ब्यूटेन प्राप्त होगा, यहाँ इथाइल अल्कोहल रखे हैं तो इथेन प्राप्त हुआ है। पिछले क्लास में जब यहाँ मिथाइल अल्कोहल रखे थे तो यहाँ मीथेन बना था। अगर हम प्रोपाइल अल्कोहल रखते हैं तो यहाँ प्रोपेन बनेगा। इस तरह से संपूर्ण एल्केन को बनाया जा सकता है। तो यहाँ इथेन बनाने की ये चौथी विधि हुई। अब इसके अगले विधि पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका ये जो 5वीं विधि है वो क्या कहता है। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बना सकते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ C2H5MgX अर्थात RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। चूँकि जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। इस रिएजेंट का उपयोग कार्बनिक यौगिक में बहुत अधिक है। कार्बनिक रसायन में चूँकि लगभग सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण इस रिएजेंट की सहायता से हम लोग करते हैं। तो यहाँ चूँकि हम इथेन बना रहे हैं इसलिए इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लिए हैं। यहाँ इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं, चूँकि X यहाँ हैलोजन एटम है।
तो यहाँ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ C2H6 इथेन बनता है और यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। इसका एक हाइड्रोजन एटम इसमें आ जाता है तो इथेन हो गया और यहाँ MgOH और ये X बच जाता है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं अर्थात जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इथेन गैस प्राप्त होता है। तो ये इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है। इसे पिछले मीथेन में यहाँ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लिए थे तो वहाँ मीथेन बना था। अगर हम प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड लेते हैं तो प्रोपेन बनेगा। अगर ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड लेते हैं तो वहाँ ब्यूटेन हमें प्राप्त होगा। तो अब इसके अगले विधि में चलेंगे। ये क्या कहता है छठी विधि में, ये फ्रॉम ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन से भी इथेन को बनाया जा सकता है। तो यहाँ CH3X, यहाँ CH3X और प्लस यहाँ सोडियम, इसमें ड्राई ईथर अर्थात शुष्क ईथर के ऊपर में गर्म करते हैं तो यहाँ हमें इथेन प्राप्त होता है और NaX प्राप्त होता है। जब हम मिथाइल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि ऊर्ज ने इन अभिक्रियाओं को सर्वप्रथम कराया था। और ऊर्ज अभिक्रिया ये कहता है कि जब एल्काइल हैलाइड को हम सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है अर्थात एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही ऊर्ज रिएक्शन कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस CH3X प्लस Na, यहाँ हो जाएगा ड्राई ईथर अर्थात शुष्क ईथर। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर CH3 ये इथेन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और यहाँ सोडियम हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे इसलिए लिखा गया है कि यहाँ जब हमें इथेन बनाना है तो यहाँ सेम ग्रुप डाले हैं तो इथेन बनाया। अगर हमको प्रोपेन बनाना होगा तो यहाँ मिथाइल डालेंगे और यहाँ इथाइल डालेंगे तो ये ग्रुप अलग अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ इसको अलग अलग लिखा जाता है। तो जब यहाँ सेम मॉलिक्यूल लेते हैं तब इसको ट्वाइस CH3 करके तो लिखा जा सकता है, लेकिन जब अलग अलग लेंगे तो यहाँ इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऐसे लिखने की प्रथा है इस प्रकार से। तो ये ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है अर्थात जब हम मिथाइल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, ऊर्ज रिएक्शन कहा जाता है। अब इसको बैलेंस करते हैं क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ 2 देते हैं तो सोडियम 2 हो जाता है तो यहाँ भी 2 देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ X के जगह पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं क्योंकि X हैलोजन एटम है और इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये 4 एलिमेंट का जो ग्रुप है वो हैलोजन कहलाता है। क्योंकि हैलोजन एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है लवण उत्पादक अर्थात साल प्रोड्यूसर। ये सभी एलिमेंट किसी धातु से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है, इसलिए इसको लवण उत्पादक, साल प्रोड्यूसर या फिर उसे हैलोजन नाम दिया गया है। तो यहाँ हम H की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्ज रिएक्शन से ये इथेन गैस हमें प्राप्त हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से फ्रैंकलाइन रिएक्शन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें और उसमें अंतर इतना ही है कि यहाँ हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं और फ्रैंकलाइन रिएक्शन में हम जिंक के साथ कराते हैं। अर्थात जब मिथाइल हैलाइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें इथेन गैस प्राप्त होता है। इसको फ्रैंकलाइन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से और यहाँ 7वीं विधि को चलेंगे फ्रैंकलाइन रिएक्शन से। ये भी एक नेम रिएक्शन है जो काफी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से ये एक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम
फ्रैंकलैंड रिएक्शन, अर्थात फ्रैंकलैंड रिएक्शन से कैसे हम इथेन को प्राप्त करते हैं उस पर चलेंगे। फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहता है कि जब एल्काइल हैलाइड को हम जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ चूंकि हमको इथेन प्राप्त करना है तो हम यहाँ क्या लेंगे, मिथाइल हैलाइड लेंगे, क्योंकि इसका 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है। तो यहाँ पर CH3X और ये CH3X, ये 2 मॉलिक्यूल हुआ मिथाइल हैलाइड का। उस रिएक्शन में हम सोडियम लिए थे तो इसमें जिंक लेंगे, इतना ही इसमें अंतर है। तो यहाँ ड्राई ईथर अर्थात शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमें यहाँ मीथेन प्राप्त होता है और यहाँ ZnH2 हमें प्राप्त हो जाता है, जिंक हैलाइड। इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2CH3X प्लस Zn, यहाँ हो जाता है ड्राई ईथर। जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें इथेन प्राप्त होता है और ZnH2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इथेन है, ये हो गया आपको मिथाइल हैलाइड। तो जब मिथाइल हैलाइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ हमको प्रोपेन प्राप्त करना होगा तो यहाँ मिथाइल हैलाइड और यहाँ इथाइल हैलाइड लेंगे, कार्बन की संख्या हम बढ़ाते चलेंगे। यहाँ इसको इस रूप में इसलिए लिखा जाता है कि जब सेम ग्रुप है तो हम तो यहाँ दोगुना कर सकते हैं इस तरह से लिख करके, लेकिन अलग अलग यहाँ पर ग्रुप एल्काइल ग्रुप जब डालते हैं तब इसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसको ऐसे लिखने की प्रथा है। तो यहाँ अगर हम मिथाइल लेते हैं या इथाइल लेते हैं तो मिथाइल और इथाइल मिल करके आपको यहाँ प्रोपेन हो जाता है। तो इस अभिक्रिया से केवल हम इथेन ही नहीं बना सकते हैं बल्कि हम प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन अर्थात संपूर्ण एल्केन को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 7वीं विधि है इथेन गैस बनाने की। और इसमें 8वीं विधि पर चलेंगे कि इसका 8वीं विधि क्या कहता है। फ्रॉम कोलवेज रिएक्शन, अर्थात कोलवेज रिएक्शन से भी हम इथेन को बना सकते हैं। अब कोलवेज रिएक्शन क्या है, जैसा कि हम लोगों ने नेम रिएक्शन में पिछले क्लास में पढ़ा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण के जलीय सांद्र घोल का विद्युत विच्छेदन करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है एनोड पर। इसी अभिक्रिया को कोलवेज रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ सोडियम एसीटेट के जलीय सांद्र घोल का विद्युत विच्छेदन करते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है। अब यहाँ सोडियम एसीटेट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम लवण है, तो ये 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा इसके जलीय सांद्र घोल का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें यहाँ C2H6 और यहाँ ट्वाइस CO2, चूंकि ये दोनों मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये प्राप्त होता है। और फिर यहाँ हमें NaOH और फिर H2 प्राप्त होता है। तो ये एनोड पर प्राप्त होता है और ये कैथोड पर प्राप्त होता है। तो ये है सोडियम एसीटेट और यहाँ ये इथेन गैस हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब सोडियम एसीटेट के जलीय सांद्र घोल का विद्युत विच्छेदन करते हैं तो एनोड पर हमें इथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोलवेज रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि कोलवे नाम के वैज्ञानिक ने इन अभिक्रियाओं को सर्वप्रथम कराया था। तो इस प्रकार से यहाँ कोलवेज रिएक्शन से भी हम इथेन गैस को प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये सोडियम एसीटेट है अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम लवण है जो 2 मोल को यहाँ भाग लेता है। तो ये CH3 यहाँ पर आ जाता है और ये CO2 मोलिक्यूल 2 मोलिक्यूल वहाँ चला गया। और जो यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ दो मोलिक्यूल यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अब हम इसे देख लें कि पूरी तरह से बैलेंस है या नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 4 6 एटम है, तो यहाँ 4 और ये 2 6 एटम हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 6 4 10 है और यहाँ 6 और 2 8 2 10। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो इस प्रकार से कोलबेक रिएक्शन से भी हम इथेन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। फिर स्टेटमेंट के रूप में इसे लिख सकते हैं कि जब सोडियम एसीटेट के जलीय सांद्र घोल का विच्छेदन किया जाता है तो हमें इथेन प्राप्त होता है। इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं कि when aqueous compound solution of sodium salt of carboxylic acid is hydrolyzed, ethane gas is obtained. Or we can also say that the aqueous compound solution of sodium acetate is hydrolyzed and hydrolysis of such compound can be done, ethane gas is obtained at anode। अर्थात जब सोडियम एसीटेट के जलीय सांद्र घोल का हम विच्छेदन करते हैं तो हमें एनोड पर क्या प्राप्त होता है? इथेन गैस प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं कि when aqueous compound solution sodium acetate when aqueous compound solution of sodium acetate is electrolyzed, ethane is obtained at anode। This reaction is known as Kolbe reaction। When aqueous compound solution of sodium acetate is electrolyzed, ethane is obtained at anode। This reaction is known as Kolbe reaction। अर्थात जब सोडियम एसीटेट के जलीय सांद्र घोल का विच्छेदन करते हैं तो हमें एनोड पर इथेन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कोल्बे रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 8वीं विधि है। फिर इसके हम प्रयोगशाला विधि पर चलते हैं। ये प्रयोगशाला विधि क्या कहता है? ये हो जाता है लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला विधि। इससे पहले मीथेन में जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किए थे तो मीथेन गैस बना था। तो इसमें एक कार्बन बढ़ा देंगे, अर्थात जब सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो इथेन गैस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं कि when the mixture of sodium propionate and soda lime is heated, ethane gas is obtained। अर्थात जब सोडियम प्रोपियोनेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करते हैं तो इथेन प्राप्त होता है। तो यहाँ C2H5CON ये सोडियम प्रोपियोनेट हुआ। इसको हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। ये सोडा लाइम 2 शब्द से बना हुआ है, सोडा और लाइम। अर्थात सोडा का मतलब यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम का मतलब यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना।
तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहा जाता है। तो इसके मिश्रण के साथ जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ C2H6 हमें प्राप्त होता है और यहाँ Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो इथेन हो गया, बाकी ग्रुप जो यहाँ है ये सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये सोडियम प्रोप्योनेट हुआ, ये कंपाउंड हुआ सोडियम प्रोप्योनेट। इसमें करते क्या है कि सोडियम प्रोप्योनेट और सोडा लाइम के मिश्रण को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर गर्म करते हैं तो इथेन गैस प्राप्त होता है। इसे जल विस्थापन विधि के द्वारा हम गैस घट में एकत्र कर लेते हैं। तो प्रयोगशाला में इसी विधि के द्वारा इथेन गैस बनाया जाता है। ये विधि ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से हम मीथेन गैस का निर्माण किए थे। फिर इसका एक और विधि है 10वें विधि मीथेन बनाने के, सबटियर सेंडेरियन रिडक्शन रिएक्शन से। उसमें होता क्या है कि जब इथिलीन गैस को या एसिटिलीन गैस को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री पर जब गर्म करते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सबटियर सेंडेरियन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। तो इसमें यहाँ C2H4 ये इथिलीन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ C2H6 हमें प्राप्त हो जाता है। या फिर एसिटिलीन को हाइड्रोजन के साथ यहाँ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ हमें C2H6 प्राप्त होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन 6 हो जाता है, तो यहाँ 2 देंगे तो ये 6 हो गया। तो इस प्रकार से भी इथेन गैस को बनाया जा सकता है। तो इन 10 विधियों के द्वारा इथेन गैस को बनाया जा सकता है, जो इथेन गैस बनाने की मुख्य विधियों में से एक है। इसको जब इथिलीन गैस या एसिटिलीन गैस को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री पर गर्म करते हैं तो इथेन गैस प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सबटियर सेंडेरियन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने